दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में कुछ की कर्व्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम में आप कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जितने भी कर्व्स हैं इनका बस आपने बेसिक मीनिंग याद रखना है। जैसे मान लो अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि इकोनॉमिक सेंस में इंडिफरेंस कर्व्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो इंडिफरेंस कर्व है इसका क्या यूज़ है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो देखो अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम रीड करें, so it is a graphical representation of different combination of two goods that provides the equal level of satisfaction। तो इसका क्या मतलब है, देखिए ये दो कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है कि आप कोई भी दो कॉम्बिनेशन उठा लीजिए। ये जो लाइन आपने याद रखना है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पे दो कोई भी आप पॉइंट्स उठा लो, वहाँ से जो आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा वो इक्वली होगा। ठीक है, कैसे इक्वल होगा, कैसे, ये अगर इसको समझें, जैसे सपोज करें कि एक एक्सिस पे हमारे पास गुड ए है और दूसरे एक्सिस पे हमारे पास गुड बी है। आप कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पे बनाना कंसीडर किया जा सकता है, एप्पल कंसीडर किया जा सकता है। जैसे मान लो गुड ए हमें इतना चाहिए, अगर हमने इतना गुड ए चाहिए, तो अगर आप इतना गुड ए यूज़ कर रहे हो तो इसके पैरेलली अगर हम बात करें तो गुड बी कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन आप यूज़ करोगे इसका जो सेटिस्फेक्शन होगा ये बिल्कुल किसके इक्वल हो जाएगा। आप कोई भी पॉइंट यहाँ से उठा सकते हो, कोई भी पॉइंट। अगर हम ये पॉइंट कंसीडर करें, जैसे मान लो कि गुड ए हमारे पास इतना होगा और गुड बी जो है हमारे पास इतना होगा। ठीक है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लीजिए, जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा वो हमेशा इक्वली होगा। इस पॉइंट पे, इस इंडिफरेंस कर्व वाली ये जो लाइन है, इस पे कोई भी पॉइंट आप उठा लो। ठीक है, तो जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो हमेशा एक जैसा ही होगा। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व से हमें पता चलता है। दूसरा कर्व है हमारे पास एंजल कर्व। ठीक है, ये एंजल कर्व जो है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, तो देखो मैंने आपको पहले बताया इसमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक आपने आइडिया याद करना है कि ये जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी ये कर्व्स हैं, इसका बेसिक क्या मतलब है। तो एंजल कर्व से हमें क्या पता चलेगा, इस कर्व से हमें पता चलेगा कि जो आपकी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और आपकी जो इनकम है उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो ये तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, तो ये सिंपल सा रिलेशन है, ये हम सभी को मालूम है। लेकिन ये जो आपके खर्चे हैं इसको बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं ये अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी एज कितनी है, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के जो खर्चे हैं, ठीक है, वो अलग अलग हो सकते हैं। जेंडर जो है ये इफेक्ट कर सकता है, किस तरीके की चीज़ों पे हमने खर्चे करना है ये भी आपका अफेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट जब भी हम एंजल कर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को लेके चलते हैं कि एंजल कर्व जो है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में एक रिलेशन को शो करता है, और ये जो रिलेशन है ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के गुड्स की बात कर रहे हैं। और इस कर्व से हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके एक्सपेंडिचर जो हैं वो भी बढ़ेंगे, लेकिन किसके लिए, नॉर्मल गुड्स के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम इस डायग्राम को देखें तो देखो ये इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमारे पास इनकम है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, जैसे मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे इनकम है और इसके कंपैरिजन में आप एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हो, इतना कर रहे हो। जैसे आपकी इनकम बढ़ी तो आपका एक्सपेंडिचर इतना हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आपके एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन किस मामले में, नॉर्मल गुड्स के मामले में। तो ये नॉर्मल गुड्स क्या है, देखो जब भी हम नॉर्मल गुड की बात करेंगे तो जैसे सपोज करें कि आपके पास एक बटन वाला फ़ोन है, आपके पास कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, और सोसाइटी में ट्रेंड क्या है, टच फ़ोन वाला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो आपके पास कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन है वो एक नॉर्मल गुड हो गया, और जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, आप अपने खर्चे बढ़ाओगे और इस कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन की जगह कौन सा फ़ोन परचेज़ करोगे, टच फ़ोन वाला मोबाइल इस्तेमाल करोगे। तो जब भी हम एंजल कर्व की बात करेंगे तो एक चीज़ आपने याद रखना है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन किसके लिए, नॉर्मल गुड्स के लिए। इन्फीरियर गुड्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, तो इन्फीरियर गुड्स वो है, जैसे मान लो कि अभी आपके पास टच फ़ोन है, ठीक है, तो उसको आप कंसिडर कर लो कि वो आपके लिए नॉर्मल गुड है। ठीक है, आपकी कोशिश क्या होगी कि उसी कैटेगरी में आप उससे भी बेहतर मोबाइल फ़ोन खरीदो। जैसे मान लो आपके पास रेडमी का मोबाइल फ़ोन है, तो आपकी कोशिश क्या होगी कि आप आईफोन परचेज़ करो। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास इन्फीरियर गुड कौन सा हो जाएगा, कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन। तो आपके पास ऑलरेडी टच मोबाइल फ़ोन था, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन थोड़ी यूज़ करोगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी इन्फीरियर गुड पे जो पैसा है वो आप कम खर्चा करोगे। जैसे देखो इनकम यहाँ तक बढ़ गई, ठीक है, लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर है वो तो कम हो गया। ठीक है, तो ये है आपका एंजल कर्व। तो एंजल कर्व सिंपली आपने याद रखना है कि ये एक रिलेशन बतलाता है आपका
इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, और आपकी इनकम जैसे बढ़ती है आपके एक्सपेंडिचर भी बढ़ते हैं, लेकिन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गुड के कॉन्टेक्स्ट में, इन्फीरियर गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में ये जो आपके खर्चे हैं ये कम हो जाते हैं। तीसरा कर्व देखते हैं, कुजनेट कर्व। ठीक है, ये कुजनेट कर्व क्या होता है? तो यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, एक रिलेशनशिप जो कि इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में है। तो इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपको कुजनेट कर्व के थ्रू पता चलता है। अब देखो हमें क्या पता चलता है इस कर्व से? हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होना चालू होता है तो इनिशियल फेज में वहाँ पे इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस कर्व से हमें आपको क्या पता चलता है कि जैसे जैसे किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होना चालू होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और विद द पासेज ऑफ टाइम इस इनइक्वालिटी को कम भी कर दिया जाता है। ठीक है, कैसे कम किया जाता है इस पे अभी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस डायग्राम को समझें हम। तो कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कुजनेट कर्व को हम डिफाइन करते हैं, एक एक्सिस पे आपके पास पर कैपिटा इनकम है और दूसरी तरफ आपके पास इनकम इनइक्वालिटी है। तो देखो इस तरफ जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, देखो इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है आपकी इनइक्वालिटी जो है ये भी बढ़ रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है इनइक्वालिटी बढ़ रही है, लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में ये जो इनइक्वालिटी है ये कम हो रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है इनइक्वालिटी आपकी कम हो रही है। अब ये कैसे कैसे समझे इसको? देखो कोई बहुत गरीब देश है, वहाँ पे पहली बार जब इकोनॉमिक ग्रोथ होना चालू होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज लगेंगी तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका होगा? अब बताओ, वर्कर को ज़्यादा पैसा मिलेगा कि जिसने बिजनेस शुरू किया उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा? तो बिजनेस वालों को पैसा मिलेगा। तो बिजनेस वाला बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा। ठीक है, उसी बिजनेस में जो मैनेजर लोग हैं वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बैंड किसकी बजेगी? वर्कर क्लास की। ज़्यादा लोग कौन है? वर्किंग क्लास। तो इनकम इनइक्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द फर्स्ट टाइम आप विटनेस करोगे। ठीक है, लेकिन विद द पास ऑफ टाइम लोग विद्रोह करेंगे कि इनकम इनइक्वालिटी बहुत है, इसको कम करने की कोशिश की जाए। तो गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लेके आएगी ताकि इनकम के बीच में जो ये गैप है अमीर और गरीब के बीच में, इस फासले को थोड़ा कम किया जाए। और विद द पासेज ऑफ टाइम होगा क्या कि इनकम इनइक्वालिटी जो है, इनकम का जो गैप है अमीर और गरीब के बीच में, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कुजनेट कर्व क्या है? इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में एक रिलेशन को शो करता है। अब हम देखते हैं लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व क्या होता है? तो देखो लॉरेंस कर्व की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक रिलेशन देखते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और उसका इम्पैक्ट कि वहाँ पे कितनी इनइक्वालिटी है और कितनी वहाँ पे इक्वालिटी है। तो सिंपली आपने याद रखना है लॉरेंस कर्व जो है ये बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस तरीके से हो रहा है? ठीक है, अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रॉपर तरीके से हुआ, इक्वल अमाउंट सभी को मिलेगा, तो वहाँ पे परफेक्ट इक्वालिटी होगी। अगर किसी की इनकम ज़्यादा है किसी की कम है तो वहाँ पे इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ना ये दो यहाँ पे लाइनें हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये जो 45 डिग्री वाली लाइन है इसको कहते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी। अब ये लाइन ऑफ इक्वालिटी कब होगी? जब किसी देश में जितने लोग हैं सभी की इनकम एक जैसी ही हो, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। देखो किसी देश में अगर 100 लोग रह रहे हैं, क्या सभी की इनकम 1-1 लाख रुपए हो सकते? नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सभी की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो अलग अलग है। तो ये हमारा बेस लाइन होता है, लाइन ऑफ इक्वालिटी। हमारी कोशिश होती है कि किसी भी देश में इस लाइन को हम अचीव करें, लाइन ऑफ इक्वालिटी को, कि जितने लोग हैं उन सभी की इनकम एक जैसी हो। ये हमारी कोशिश होती है, लेकिन क्या ये हम अचीव कर पाएंगे? ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नेचर ने सभी को एक जैसा बनाया नहीं है, सभी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। लेकिन हमारी कोशिश पूरी होती है कि हम इस लाइन को अचीव करें। अब देखो, अब रियलिटी क्या है? ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम लाइन ऑफ इक्वालिटी को अचीव करें, लेकिन रियलिटी क्या होता है कि किसी की इनकम ज़्यादा है किसी की इनकम कम है। तो जैसे ही ये इनकम में आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, ये वाली जो लाइन है, परफेक्ट इक्वालिटी वाली जो लाइन है, ये फर्दर दूर जाती है। ठीक है, और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं लॉरेंस कर्व। ठीक है, तो बस आपने याद रखना है लॉरेंस कर्व क्या है। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है, ये किसकी बात करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की। ठीक है, और इसके साथ ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी जो है वो किसी समाज में कितनी है। और ये एक लाइन आपने याद रखना है, ये प्रीलिम में ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि लॉरेंस कर्व का टॉपिक से क्वेश्चन पूछे और सबसे पहले तो एक आपसे इसकी डेफिनेशन पूछ ले कि डेफिनेशन क्या है, और दूसरा स्टेटमेंट वहाँ पे लिखा हो कि ये जो लॉरेंस कर्व है ये लाइन ऑफ इक्वालिटी से जितनी ज़्यादा दूर होगी तो क्या होगा? इनइक्वालिटी बढ़ेगी कि इनइक्वालिटी कम होगी? तो उतनी ही ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब इसी के बेस्ड पे एक फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो, जो पिछला अभी हमने टॉपिक देखा लॉरेंस कर्व, इसी के बेसिस पे एक फॉर्मूला बनाया जाता है जिसे आप जिनी कॉफिशिएंट कहते हो। तो ये जिनी कॉफिशिएंट क्या है?
जिनी कोफिशिएंट जो है बेसिकली ये बात करता है मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी की, ठीक है, ये मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी की बात करता है। देखो वैसे तो आप इतना याद रख सकते हो कि जिनी कोफिशिएंट क्या है, तो ये मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी को। कैसे पता चलेगा, यही से पता चल जाएगा आपको, लॉरेंस कर्व को। लॉरेंस कर्व अगर आप ड्रॉ कर लेते हो तो इसके बेसिस पे गिनी कोफिशिएंट आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला जो है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसको कंसिडर कर लो बी, और ये वाला जो ए कंसिडर कर ले हम इसे, और जो ये वाला खाली एरिया है इसको अगर हम बी कंसिडर कर ले, तो जो हमारा फॉर्मूला आता है गिनी कोफिशिएंट के लिए वो होता है ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो कि कैसे लॉरेंस कर्व को डिराइव किया जाता है, और इसके बाद में उन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल करके गिनी कोफिशिएंट जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। तो गिनी कोफिशिएंट की जब भी हम बात करते हैं तो इसकी जो रेंज है ये 0 से लेके 1 के बीच में होती है, और 0 का मतलब क्या होता है, परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब कि वो 45 डिग्री वाली लाइन जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, और दूसरा होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी जो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। परफेक्ट इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि कुछ एक ही बंदे के पास सारा का सारा पैसा, बाकी के पास कुछ भी नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट में हम देखते हैं लैफर कर्व क्या होता है, ठीक है। तो लैफर कर्व जो है ये किसके बीच में रिलेशनशिप को शो करता है, टैक्स रेट के बीच में और टैक्स रेवेन्यू के बीच में। तो देखो लैफर कर्व का क्या मतलब हुआ कि टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो देखो सिंपल सा रिलेशन होता है, जितना टैक्स रेट ज़्यादा होगा उतना ही टैक्स रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा होगा। देखो किसी की इनकम 100 रुपये है, टैक्स है 10%, तो कितना पैसा मिलेगा टैक्स के रूप में, 10 रुपये। टैक्स रेट बढ़ा दो, 20% कर दो, तो पैसा कितना आएगा, 20 रुपये आएगा, ठीक है। तो यही लैफर कर्व है। लेकिन आप सोचोगे कि ऐसे तो गवर्नमेंट टैक्स रेट खूब बढ़ाई जाए और खूब सारा पैसा कमाई जाए, तो लैफर कर्व क्या कहता है कि ये बात ठीक है कि ये लैफर कर्व से हमें पता चलता है कि ये एक रिलेशनशिप है टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में, और जैसे जैसे टैक्स रेट को आप इंक्रीज करते हो वैसे वैसे टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन एक सर्टन पॉइंट तक, और वो सर्टन पॉइंट क्या होता है, टी। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये टी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप टैक्स को इंक्रीज कर दो, आपके रेवेन्यू भी इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन यहाँ से ज़्यादा आपने इंक्रीज कर दिया तो लोग ज़्यादा काम नहीं करेंगे, वो टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो ओबियस सी बात है कि अगर आपकी इनकम 100 रुपये है, ठीक है, गवर्नमेंट ने आप पे टैक्स लगा दिया 20 रुपये, तो आप खुशी खुशी 20 रुपये दे रहे हो, कभी 30% उसने कर दिया, आपने 30 रुपये भी दे दिया। लेकिन आप सोचो अगर गवर्नमेंट ने 60% टैक्स कर दिया, अगर गवर्नमेंट ने 60% टैक्स कर दिया, तो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 60 रुपये। आपकी इनकम कितनी बचेगी, 40 रुपये। तो आप काम क्यों करोगे, ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा ना, तो आप 40 रुपये के लिए 40% काम करोगे, क्योंकि 40% के लिए जितना काम करोगे, जितने 40 रुपये आपको मिलेंगे, 100% काम करके भी 40 ही बच रहे, क्योंकि 60 आपने टैक्स में पे कर दिया, तो कोई ज़्यादा काम क्यों करेगा, ठीक है। तो लैफर कर्व क्या है, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टन पॉइंट तक ही टैक्स रेट को आप इंक्रीज कर सकते हो। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।